जी, तो बच्चे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब साइंस के क्वेश्चंस की बारी शुरू हो चुकी है। तो साइंस एक अच्छा अलग सेक्शन फॉलो करता है आर्मी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है और इस चीज़ को बिल्कुल ही मजाक में मत लेना है। 9:30 बजे जो हमारी साइंस की क्लास आती है वो आती है, पर इसके अंदर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस के साथ सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जो जो क्वेश्चंस होंगे उनको ढंग से देखना, ढंग से अपने हिसाब से सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स अ रेनबो हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? हालांकि ये मैंने पहले भी करवा रखा है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपके हिसाब से सबसे छोटी वेवलेंथ कौन से कलर की होगी? वॉयलेट यानी कि बैंगनी, ब्लू, इंडिगो या रेड? चलिए जल्दी से बताइए। आप हरियाणा से हो? जी हाँ बच्चे, हम हरियाणा से हैं जी। जैक का ए आंसर, ओके। तो सही आंसर क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमारा जो वो होता है, सबसे पहले तो ये जो वाइट लाइट होती है, सफ़ेद लाइट, ठीक है, वाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास होती है, ठीक है, प्रिज्म से पास होती है तो वाइट लाइट कितने रंगों में टूट जाती है? तो 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंगों में। वो कौन कौन से 7 रंग होते हैं? वो होते हैं विबग्योर, विबग्योर। वो कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, साथ में ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं जिसमें हमारी वाइट लाइट किसमें अलग अलग रंगों में टूट जाती है। तो जब ये प्रिज्म से पास होती है, जैसे वाइट लाइट आ रही है तो जानी तो ऐसी चाहिए थी, पर टेढ़ी हो जाती है। तो टेढ़ी होने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो लाइट है वो अलग अलग रंगों में टूट गई। तो इस रंगों में टूटने का क्या नाम होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फॉर्मूला, ये जो मतलब इन्होंने सिद्धांत बताया, ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया है। न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने ही इसका, कि वाइट लाइट जो होती है वो कई सारे रंगों में टूट जाती है, इसका सिद्धांत न्यूटन ने बताया है। और जो इसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो कौन सी होती है? वॉयलेट होती है, जो कि सबसे ज़्यादा टेढ़ी होती है। टिल्ट जो होती है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम टिल्ट जो होती है वो कौन सी होती है? वॉयलेट होता है। और मिनिमम टिल्ट कौन सी होगी? रेड होगी। और मैक्सिमम वेवलेंथ भी रेड की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, बहुत अच्छी बात है। डू यू नो का ए है। मैं भी हरियाणा से हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हो हरियाणा में? जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई, ऑप्शंस के आंसर देते रहो, ऐसे तो नहीं ऐसे तो नहीं बनता भाई। एक दो ही बच्चे ऑप्शंस के आंसर दिए जा रहे हैं। आप लोग भी बताइए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही दूंगी, उसके अलावा आपको भी तो बताना है कि सही आंसर क्या होएगा। अगला, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, कि एक किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। किसकी? मतलब न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के सभी, या फिर द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल मास ऑलवेज मोर देन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट से ज़्यादा होता है, या फिर लेस देन एटॉमिक नंबर। जल्दी से बताइए क्या होता है एटॉमिक मास। जी, वर्दी के दीवाने मैम, कितने क्वेश्चन हो गए सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए 100% होने चाहिए बच्चे। मैं ये बोलूँ कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन के लिए इतने नंबर को इतने क्वेश्चंस कर रहे हो? देखो, जीके जीएस के अंदर 35 प्लस आ रहे हैं तो तुम सेफ स्कोर में हो, ठीक है, सेफ स्कोर में हो। जी, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो ये टोटल क्या आता है? टोटल न्यूक्लियस का मास आता है। तो बेसिकली अगर न्यूक्लियस का मास बोले या एटम का मास बोले तो यही होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। अगला, गाउट हैपन्स ड्यू टू अकोमुलेशन इन डैश जॉइंट्स, यानी कि
जॉइंट्स के अंदर कुछ अक्यूमुलेट होने से गाउट हो सकता है, यूरिया क्रिस्टल्स, अमोनिया क्रिस्टल, ग्लूकोज क्रिस्टल या यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो बच्चे ये क्या होता है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे पैरों की जॉइंट्स हो जाते हैं या फिर हाथों के जॉइंट्स होते हैं, तो उसके अंदर एक एसिड बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड, जिसकी वजह से गाउट हो सकता है। अब गाउट क्या होता है? गाउट होता है बच्चे एक तरह की आप ये मान लो एक तरह का बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है और दर्द भी होता है, उससे हमारे हाथ पैरों की जॉइंट्स की मूवमेंट में भी दिक्कत होती है, तो वो होता है गाउट। ठीक है, अगला, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास, यानी कि इनमें से कौन सी चीज जो होती है वो ब्रास में पाई जाती है? आयरन और जिंक, यानी कि लोहा और जस्ता, कॉपर और निकल, तांबा और निकल, लोहा और तांबा या जस्ता या तांबा। जल्दी से बताइए कौन सी चीज पाई जाती है जी? दिनेश भाई, ओके, कोल्हापुर से, ए वेरी गुड। जैक, निशांत, मैम आपके नेम अवर सर नेम क्या है? क्या मतलब निशांत, दोबारा बोलना, क्या मतलब समझ में नहीं आया। मैम आपका? पायल वागड़ी, आपने कट क्यों कर दिया पायल? देखो बच्चे, क्वेश्चंस कट मत करो, तुम्हारे जो भी आंसर्स है इट्स ओके, तुम जो भी आंसर्स दे रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से ना, गलत या सही क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट मुझे तो पता चलेगा बच्चों को कितना आ रहा है। डी डी बी डी, ओके। तो सही आंसर क्या है? सबसे पहले तो ब्रास के अंदर तो कॉपर तो होता ही है, यानी कि तांबा तो होता ही है, साथ में जस्ता यानी कि जिंक होता है। ठीक है, क्या होता है? जिंक होता है। और एक और होता है ब्रोंज होता है। ठीक है, मैं हमेशा ना ब्रास और ब्रोंज के अंदर ही कंफ्यूज होती हूँ। मैं पता कैसे लर्न करती हूँ, ब्रास के अंदर एस आता है यानी कि उसके अंदर मतलब ब्रोंज के अंदर जेड आता है, यानी कि यहाँ पे जेड नहीं आएगा, तो कॉपर के साथ आएगा टिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लर्न किया है। और यहाँ पे ब्रास के अंदर जेड नहीं आता तो यहाँ पे जेड आएगा, तो मैंने कुछ इस तरीके से लर्न किया है। ठीक है, अगला, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट मेटलॉइड। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटलॉइड नहीं है? जेनन है, प्लूटोनियम है, टेनियम है या फिर जर्मेनियम। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत है। बाकी जिनोन है जो कि एक इनर्ट गैस के अंदर आता है, इनर्ट गैस, और बाकी सारे क्या है? हमारे मेटलॉइड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले तो आप लोग पढ़ो, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा सही नहीं है। इतना मैं देखती हूँ कमेंट क्या है जी। सेंटर कौन सा लगेगा जो हमें डाले उससे पहले वाले कि दूसरे लग सकता है? पायल वाडे कुछ क्या क्या कह रहे हो? सेंटर कौन सा लगेगा मैम जो हमने डाले हैं उसे पहले वाला की दूसरा लग सकता है। एक्चुअली बात समझ में नहीं आई मुझे ज़्यादा। पहला नहीं लग सकता। ओके, ये सही है कि आप लोग आपस में बात कर रहे हो। चलो, तो इसका बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल का जो होता है उसकी क्या खास बात होती है? दे हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ दे हैव वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनली, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है? ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे प्लास्टिड्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती, ये यूकैरियोटिक में पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में। अब देखते हैं अगला क्या है। एरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अपॉन रिट्रैक्टिंग सरफेस ऑल ऑफ द ग्रास प्रिज्म एंड इमर्ज आउट ऑफ द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी कि देखो क्या है आपका ए बी सी, आपकी कोई वाइट लाइट है जो कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, प्रिज्म से आ रही है। ठीक है, वो दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर से निकल गई, यानी कि एसी से बाहर आ गई। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो ये पूछ रखा है कि आपका ग्लास प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, इन दोनों में ऑप्शन को पढ़ना है, उस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और गलत है। ठीक है,
हिंदी वालों को पढ़ना है, हिंदी वाला यहाँ पे पढ़ लो मेरे पर। जी वेरी गुड। तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। क्या है पहला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस ए बी इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस ए सी इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बोथ ए एंड बी। तो बच्चे एक में बोल रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से, दूसरे में कह रखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो लेस होएगा इससे, इंसिडेंट से। तो एक्चुअल में दोनों ही नहीं होते, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिज्म के मटेरियल के ऊपर, ठीक है, मटेरियल और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और बेसिकली वैसे ये बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैमल दैट इज नॉट प्लेसेंटल, ठीक है, यानी कि उस स्तनपायी का पहचान करे जो अपरा नहीं है, यानी कि बेसिकली प्लेसेंटा क्या होता है, ये एक तरह की नाड़ी होती है जिससे क्या होता है, जो खाना हम जो बोलते हैं ना प्रेग्नेंट वीमेन खाना खाती है, जो प्रेग्नेंट वीमेन खाना खाएगी वो डायरेक्टली बच्चे के अंदर जाएगा। तो जो भी पोषण माँ को मिल रहे हैं वो डायरेक्टली बच्चे तक कैसे पहुँचते हैं, प्लेसेंटा की मदद से पहुँचते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मैमल है, क्योंकि हम सारे मैमल में आते हैं, तो जो भी मैमल के अंदर प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट होते हैं वो उनके अंदर प्लेसेंटा मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कौन सा मैमल है जो कि प्लेसेंटा नहीं मिलता, जिसके अंदर टाइगर है, वेल है, एलिफेंट है या एकिंडिया है, सॉरी एकिंडना है। जी बी डी डी। राम राम अंशुल जी, कैसे हैं आप जी, डू यू नो ए। तो सही आंसर क्या है, एकिंडना है, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक तरह का मैमल होता है जो कि एग देता है। अब क्योंकि एग दे रहा है तो इसको क्या करता है, अंडे देता है। तो अंडे देने वालों को क्या जरूरत होती है, क्या कोई प्लेसेंटा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगला, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन रजिस्टर ऑफ 2Q। अब देखो पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले करंट, ठीक है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, कितना है 4.8 एम्पियर, इज मेंटेन्ड इन ए रजिस्टर। रजिस्टर कितना है, यानी कि रजिस्टर आर हो गया 2Q, ठीक है, 2Q नहीं होता, ओम होता है, ठीक है। अगला, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इन 1 सेकेंड। अब टाइम भी बता दिया, टी कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो हीट का फॉर्मूला होता है, हीट होता है I² RT, ठीक है, यानी कि I² यानी कि करंट का स्क्वायर, जितना आपको करंट दे रखा है उसका स्क्वायर, इनटू में रजिस्टर, इनटू में T यानी कि सेकंड, कितना टाइम आया है। तो I² कितना है, I है 0.4, उसका स्क्वायर कर दो, इनटू में 2 करो, इनटू में 1 करो, क्योंकि टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो कितना आएगा, 0.4 को 0.16 इंटू में 2 इंटू में 1, तो कितना आया बताओ, 0.32 जूल, ठीक है, 0.32 जूल। अगला क्वेश्चन, ओहो ये अगला भी लंबा ही है तो चिंता मत करो, उसको थोड़ा सा आसान में मैं बता देती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन आर इन्वॉल्व इन एनिमल्स फॉर द क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज। अब देखो क्या है कहानी, क्या है कहानी, ये है बच्चों आसान भाषा में बताती हूँ, ठीक है। देखो हम जब भी कोई भी चीज़ छूते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ सूंघते हैं, हमें आसानी से पता चलता है, एट ए सेकेंड पता चलता है, मतलब बिल्कुल सेकंड से भी मिनिमम टाइम लगता है ये पता करने में, यानी कि ये चीज़ है क्या। जैसे कि मैंने अचानक से मैंने ये देखा, सॉरी ये टच किया, बोर्ड को टच करते ही मेरे दिमाग पे मैसेज किया कि ये क्या है, कोई सॉफ्ट सी चीज़ है या फिर कोई बोर्ड जैसा है, ठीक है। मैंने ये पेन को टच कर रखा है, तो फिर भी ये पेन का जैसा टच है उसका जो सेंसेस हैं वो मेरे दिमाग पर पहुंच रही है, तो वो जो एफिशिएंट रिएक्शन करवाता है, तो उसकी जो रिफ्लेक्स आर्क होती है, यानी कि कैसे हमारा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, तो उसके लिए एक तरीका है बच्चे। क्या तरीका है, देखो मान लो कि ये हमारा क्या है, हाथ है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैडम इतना बड़ा हाथ, हाँ, और ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब देखो इस सरफेस से क्या होगा, हमारा हाथ पहले टच होएगा, जैसे टच होता है
तो हमारे हाथ में सेंस करने के लिए सेंसरी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, सेंसरी न्यूरॉन को, इस इंफॉर्मेशन को हाथ से आगे कहाँ तक पहुंचाते हैं, हाथ से आगे स्पाइनल कोड तक पहुंचाते हैं, स्पाइनल कोड तक, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंसरी नर्व इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हाथ तक पहुँचाएगी, फिर स्पाइनल कोड पे मिलते हैं रिले न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को बिल्कुल दिमाग तक पहुँचाएंगे, और दिमाग से फिर बाद में जो इफेक्टर है, मतलब जिस हाथ के ऊपर मान लो मैंने कोई गर्म चीज़ उठाई है, गर्म चीज़ पे हाथ लगाया, तो मेरे को हाथ पीछे करना है ना, तो जिस मांसपेशियों तक, यानी कि जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, वो पहुँचाएगा मोटर न्यूरॉन, और लास्ट में जहाँ तक पहुँचाना होता है वो जगह कौन सी होती है, इफेक्टर होता है, ठीक है, इफेक्टर। और इस पूरी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ गया। तो सबसे पहले सेंस करने वाले कौन से न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन लेके कौन जाता है, सेंसरी नर्व। फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड में कौन से मिलते हैं, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन क्या लेके जाएंगे, हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएंगे, और ब्रेन से फिर बाद में आता है मोटर नर्व्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, हाँ, इसको रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, आगे वाले को रिसेप्टर कहते हैं। तो रिसेप्टर आ गया है। पहले क्या आया था, सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर बाद में आया था, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट हो गए। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे क्या है, सेंसरी नहीं, मैंने गलत बता दिया, सॉरी, रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर, सेंसरी, फिर आएगा रिले, ठीक है। फिर क्या आएगा, रिले, ब्रेन आ गया, नहीं गलत है, रिले है, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्स आर्क होती है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी तक पहुँचती है। क्या हो गया, अभी सब लोग मैसेज काटे जा रहे हैं, क्या हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। What happens to a weight of iron when it rust? यानी कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन कैसा हो जाता है, डिक्रीज देन इंक्रीज, यानी कि घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ता है फिर घटता है, वैसा ही रहता है या बढ़ता है। जल्दी से बताइए कि एक आयरन के अंदर जब जंग लग जाता है तो कैसा हो जाता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाता है एक्चुअल में इसके अंदर। आयरन के अंदर जब जंग लग जाता है तो सिर्फ बढ़ता है उसका वेट, ठीक है, बढ़ता है। अगला, अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपके पास जी, आपके पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। चलो ये मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं करवा तो दूँ पर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे आने नहीं भी वाला है, तो एक बार ये अवॉइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर बिफोर अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू गेट द रियल इमेज, वट विल बी द डांस ऑफ इमेज। यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, एक बार के लिए इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू वनस्पति घी टर्म, यानी कि ऑयल से वनस्पति घी में जब हम चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन, प्रिजर्वेशन, होमोजिनाइजेशन या फिर हाइड्रोजिनेशन। जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं उसे। हाँ बच्चे कॉल आ रहा है, कमेंट, हाँ कमेंट देख रही है, बस वो बीच बीच में कॉल आ रहा है तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो सही आंसर क्या है, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। जब हम ऑयल से वनस्पति घी में चेंज करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अगला, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द, यानी कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर सेल के अंदर कहाँ स्टोर होते हैं,
क्रोमोप्लास्ट के अंदर, लाइजोसोम्स के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो एक बार बता देती हूँ, हमारे सेल के अंदर, हमारे तो नहीं बल्कि प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स जो कि बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के अंदर 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से ही बेसिकली क्लोरोफिल निकलती है, ठीक है, क्लोरोफिल निकलती है। और ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि बेसिकली कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च, ऑयल और लिपिड्स, यानी कि स्टार्च, ऑयल और लिपिड्स को स्टोर करता है। तो सही आंसर क्या है, लाइजोसोम्स नहीं है, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। और सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन सा है, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, सेल का सुसाइड बैग, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बस इतनी ही, ठीक है। और आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आई होगी क्लास, और क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर क्लास की PDF चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना। क्लास की PDF आप लोगों तो मिल जाएगी जब आपको हम अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ में रिवीजन करना, नोट्स बनाना और रेगुलर पढ़ाई करते रहना, ठीक है। चलिए, बाय।